बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के नीतीश सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। यह सरकार का दावा है कि नए नियमों से सर्वे आसान होगा। दरअसल बिहार सरकार ने पहले पूरे बिहार में जमीन सर्वे कराने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए बनाए गए नियम इतने जटिल थे, मुश्किल थे कि आम लोगों के लिए इन्हें समझना और फिर उनका पालन करना बेहद ही मुश्किल हो गया था। उदाहरण के लिए कि 2 पीढ़ियों की वंशावली बनाने का नियम इतना कठिन था कि बहुत से लोगों के लिए ये नामुमकिन साबित हो रहा था। लगातार आ रही शिकायतों और फिर बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगा दी है। जब बिहार के राष्ट्र एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि सरकार अब नए सिरे से कानून बनाएगी जो कि सर्वे की प्रक्रिया को आसान बनाएगी। डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि मौजूदा सर्वे भूमि सर्वे को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी की चालान कटी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी की पॉल्यूशन फेल हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी गाड़ी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की गाड़ी। इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 4 अगस्त 2024 को खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गाड़ी सड़कों पर धड़ल्ले से चल रही है। ये मामला तब सामने आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के कुशी बेतिया गाँव में डीएम दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे थे। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री की गाड़ी पर सवाल उठे हैं। इससे पहले 23 फरवरी 2024 को इस गाड़ी का चालान सीट बेल्ट न लगाने के लिए किया गया था। यह चालान की राशि 1000 रुपए थी, लेकिन अब तक ये जुर्माना भरा नहीं गया है। जब बिहार में परिवहन विभाग इन दिनों सख्ती से वाहन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। अगर आम लोगों की गाड़ी में जरा भी कमी पाई जाती है तो फिर तुरंत चालान काटा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म होने पर क्या उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, ये सवाल है। वहीं पर आरजेडी नेता विमल कुमार ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी का पॉल्यूशन फेल है, जबकि आम जनता पर बिना वजह जुर्माना पर जुर्माना लगाया जा रहा है। ये सुशासन की दावे को झूठा साबित करता है। दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पिछले कुछ दिनों से लगातार जान से मार देने की धमकियां पर धमकियां मिल रही है। अब उसके साथ उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद वे भावुक हो गए। अब पप्पू यादव को कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा फोन करके व्हाट्सएप मैसेज करके धमकी दे रहा है। इसलिए पप्पू यादव भी इन बातों को समझने लगे हैं और धमकी देने वालों को हरकाने भी लगे हैं। जिस तरह से लगातार धमकियां मिल रही है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। इसको लेकर के पप्पू यादव का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। अगर वे इसका जवाब देने लगेंगे तो फिर जातीय उन्माद फैलेगा। उन्होंने कहा कि अब मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, इसलिए जो भी धमकी देने वाले हैं वो एक मैदान और फिर तारीख फाइनल करें और आकर के बात कर लें। इस बार उनके बेटे की तस्वीर लगा करके 24 दिसंबर तक सरप्राइज देने की बात करके पप्पू यादव भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी देने वालों ने इस बार उनके बेटे को भी मारने की धमकी दी है और लाइव लोकेशन भी भेजी है और कहा कि हमारी नजर हर वक्त तुम दोनों पर है। इस मामले को लेकर के उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के व्हाट्सएप मैसेज के साथ लिखित आवेदन डीजीपी बिहार को दिया है, साथ ही उनसे बात भी की है। इसके अलावा हाईकोर्ट पटना को भी पत्र लिखा है। जब पप्पू यादव का दावा है कि दिल्ली से पकड़ाए गए महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वह बार बार मांग कर रहे हैं कि इस धमकी के पीछे कौन है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, कौन है जो पप्पू यादव को खत्म करना चाहता है। दोस्तों बिहार में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से लोग परेशान हैं। जी आपको बता दूं कि बिहार में वायु प्रदूषण एक गंभीर संकट बन चुका है, जो बिहार के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI को खतरनाक स्तर तक पहुंचा रहा है। आपको बता दूं कि कल हाजीपुर में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम का सबसे खराब प्रदूषण स्तर था। हाजीपुर की हवा में सांस लेना एक दिन में कई सिगरेट पीने के बराबर माना जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। पटना, मुजफ्फरपुर और फिर अन्य शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। जब पटना के राजवंश
बंसी नगर में AQI 250 और फिर दानापुर के DRM कार्यालय के पास AQI 266 तक पहुंच गया। मुजफ्फरपुर की बुद्ध कॉलोनी में ये 333 के खतरनाक स्तर पर था। राजगीर जैसे पर्यटन स्थल भी इस प्रदूषण से बचे नहीं हैं, जहां पर AQI 251 पाया गया है। बक्सर, समस्तीपुर, सहरसा और फिर अन्य जिलों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा रहा। वहीं पर कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर कुछ कम रहा, जब कटिहार, सीवान और सासाराम में AQI मध्यम स्तर का था। छपरा, भागलपुर जैसे स्थानों पर भी स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दोस्तों, बिहार में 2000 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के तहत पूरे राज्य में अलग अलग संक्रमण और फिर संक्रामक और गंभीर बीमारियों का सही इलाज करने के लिए सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। राज्य के लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाने के लिए विभागीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ी घोषणा की है। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 2969 लैब टेक्नीशियन की बहाली की जाएगी। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 2969 लैब टेक्नीशियन की बहाली होगी। इसकी जानकारी बिहार टेक्नीशियन सर्विस कमीशन को भेज दी गई है। इस पर आयोग की तरफ से योग्य अभ्यर्थियों के सिलेक्शन का प्रोसेस जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस भर्ती के जरिए बिहार में पैथोलॉजी जाँच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बिहार के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ इससे विभाग की गुणवत्ता में और वृद्धि होगी। बिहार सरकार लगातार अलग अलग विभागों के खाली पड़े पदों पर भर्ती करके राज्य में रोजगार पैदा करने की दिशा में व्यापक कार्य कर रही है। दोस्तों, पटना में कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर बिहार के 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है। आपको बता दूं कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया और फिर पूरे माहौल में खुशी और उत्साह की लहर छाई रही। आपको बता दूं कि बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम में 1,40,000 संविदा शिक्षकों को नियमित सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे में इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 और उससे पहले बिहार में शिक्षकों की भारी कमी थी, लेकिन उनकी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। साथ ही अब ये कमी पूरी हो चुकी है और शिक्षकों को उनके भविष्य के लिए एक नई दिशा और फिर उम्मीद मिली है। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयासों को भी रेखांकित किया है। उन्होंने बताया है कि छात्रों के लिए पोशाक योजना और फिर साइकिल योजना जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना और फिर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। इस मुद्दे पर शिक्षकों ने भी इस पहल की सराहना की है और फिर इसे अपने लिए एक सुनहरा अवसर बताया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को समाज का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएं और फिर बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसके अलावा देखा जाए तो इस आयोजन में न केवल शिक्षकों के लिए एक नया अध्याय खोला, बल्कि ये भी दिखाया कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है और बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों एनडीए नेताओं पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने उम्र को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने कहा कि सीएम की रिटायरमेंट का समय कब का बीत गया है, लेकिन जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हैं। मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 75 साल के दूल्हे को अब बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसी वजह से सीएम नीतीश कुमार वैसे लोगों का भी पैर छू रहे हैं जो कि कभी सीएम की कुर्सी के पीछे खड़े होकर के अपनी फोटो खिंचवाते थे। उम्र में बड़े होने का पैर छूना हमारा संस्कार है, लेकिन नरेंद्र मोदी का पैर छू करके नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। शायद सीएम भूल गए हैं कि वे इंडिया गठबंधन के पास यंग दुल्हा है और उसकी अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, जब उनके रिटायरमेंट का समय कब का बीत चुका है, लेकिन जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि पैर वैर पकड़ करके फिर से बैठे रहें। वे लोभ लालच में ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोगों को शर्म आती है। देखिए 75 साल के दूल्हे को कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा बिहार में। ठीक है दोस्तों, नीतीश सरकार ने शहीद होने वाले सैनिकों या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों अधिकारियों के परिजनों को अब ज्यादा मदद करने का ऐलान कर दिया है। जब राज्य कैबिनेट की अब आज अहम बैठक हुई, इस बात का यह फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि सरकार ने कहा है कि सैनिकों और फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। दरअसल बिहार सरकार ने यह प्रावधान कर रखा है कि अगर राज्य का यानी कि बिहार का कोई भी सैनिक या फिर अर्धसैनिक बल का जवान या फिर अधिकारी शहीद होता है तो उनके परिजनों को 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राशि दिया जाएगा। जब कैबिनेट की बैठक में आज इस राशि को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जब बिहार सरकार ने तय कर दिया है कि शहीद सैनिकों या फिर केंद्रीय बल के जवानों के परिजनों को 21 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
दोस्तों बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी वाला कल्चर नहीं चलने वाला है। आपको बता दूं कि बिहार बीजेपी के अंदर चल रहा खेल अब खुल करके सामने आने लगा है। जब पार्टी के अंदर पिछले 2 सालों से सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी कल्चर हो रही थी। यह चर्चा ये भी थी कि सम्राट चौधरी के पावर में आने के बाद बीजेपी के असली कार्यकर्ता और नेता हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भी इशारों में ही सही इस बात को मान लिया। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को पार्टी की खुली बैठक में ये ऐलान करना पड़ा कि उन्होंने अपने डिप्टी सीएम और मंत्रियों को सख्त हिदायत दे दी है कि अब पार्टी में नवाबी नहीं चलेगी। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भागलपुर के दौरे पर थे। भागलपुर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि बीजेपी में अब कुछ खास लोगों को ही चल रही थी। सालों से अपना खून पसीना देने वाले कार्यकर्ता हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। इसके बाद दिलीप जायसवाल अपने ही डिप्टी सीएम और मंत्रियों पर जम करके बरस पड़े। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कार्यकर्ताओं की खुली बैठक में कहा कि बीजेपी कोटे से जितने भी डिप्टी सीएम और मंत्री हैं सबको मैंने कह दिया है, आप लोग अपने स्वभाव और संस्कार को बदलिए। बीजेपी के स्वभाव और संस्कार को अपनाना होगा। कोई भी अरिस्टोक्रेसी नहीं चलेगी। ये मैंने स्पष्ट आदेश अपने सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फिर मंत्रियों को दे दिया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कार्यकर्ताओं की खुली बैठक में कहा कि मैंने अपने सारे डिप्टी सीएम और मंत्रियों को कहा है, अब हमारा कोई भी कार्यकर्ता पटना जाता है तो फिर जिस तरह से भगवान कृष्ण अपना सुदामा के लिए नंगे पांव दौड़ करके आए थे वही आदत सीखना पड़ेगा। दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का मतदान हुआ है। इससे पहले नेताओं ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। इस बीच इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करने बिहार के से झारखंड पहुंचे सांसद पप्पू यादव और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल निशिकांत दुबे ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, निशिकांत दुबे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पप्पू यादव लोगों से इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जिसमें वह बीजेपी को वोट देने की बात कह रही है। यही नहीं, लड़की वीडियो में यह भी सवाल करती है कि 5 साल झारखंड में जेएमएम ने क्या किया है। वहीं पर इसके पलटवार में पप्पू यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है। इसमें एक शख्स बीजेपी विधायक और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वीडियो शेयर करते हुए पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि गोड्डा में बीजेपी का विधायक ब्राह्मण को पीट रहा है। कहाँ हो निशिकांत दुबे, दलाली छोड़ करके इधर देखो। कहीं ब्राह्मणों को पीटोगे, कहीं दलित, कहीं जाट, कहीं यादव, कहीं मराठा को अपमानित करोगे। संथाल तुम्हें इस बार देगा करारा जवाब। ये कहना है पप्पू यादव का। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। जब बिहार के शिक्षा विभाग ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा के लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और फिर राज्यसभा सांसद संजय झा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से उसके संरक्षण और फिर संवर्धन के प्रयास को बल मिलेगा। यह साथ ही साथ मिथिला और फिर बिहार की भाषाई विरासत का सम्मान होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। संजय झा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए पत्र की कॉपी शेयर की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के इस कदम पर सभी मिथिलावासी की ओर से वो सीएम नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हैं। शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होने के बाद मैथिली के प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान को दुनिया को अवगत कराया जा सकेगा। उन्होंने पिछले महीने दिल्ली में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधित अस्थायी संसदीय समिति की बैठक के दौरान संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत की थी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने केंद्रीय मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा है कि मैथिली पूर्वोत्तर बिहार के लाखों लोगों की मातृभाषा है। इसका प्रभाव बिहार और फिर नेपाल के क्षेत्र में 30,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। साथ ही साथ झारखंड के भी कई जगहों पर यह भाषा बोली जाती है। दोस्तों अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए नीतीश सरकार ने जम करके खजाना खोल दिया है। आपको बता दूं कि 107 करोड़ रुपए खर्च होगी। जी हां, अब दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण और पथ निर्माण विभाग के 3 एजेंडे शामिल है। जब बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत बिहार जिला के पटना जिला के मसूरी में 560 के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 56 करोड़ 65,42,000 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 560 क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 50 करोड़ 47,74,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ी बात कह दी है। मुकेश सहनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान मुकेश सहनी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटोगे तो कटोगे नारे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नारे को विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा करार देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, जबकि असली मुद्दा विकास होना चाहिए। जब मुकेश सहनी ने कहा कि ये नारा पूरी तरीके से देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। हमें समाज में विकास की बात करनी चाहिए, क्योंकि आज भी समाज के कई वर्ग विकास से वंचित है। बक्सर में आयोजित निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि इस यात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। मुकेश सहनी ने कार्यकर्ताओं से इस संकल्प यात्रा में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा निषाद समाज के हक और आरक्षण की लड़ाई का हिस्सा है। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए 139 अंचल अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि कार्य में पारदर्शिता नहीं बरतने और भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आगे भी कई सीईओ पर कार्रवाई करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने का दावा कर दिया है और कहा है कि यहाँ की जनता भाजपा के विकास मॉडल को स्वीकार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान की भाजपा पैसे के बल पर सत्ता में आने का काम करती है, इस पर मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में हाशिए पर चले गए हैं, उनकी बात मीडिया द्वारा उठाना ठीक नहीं है। दोस्तों, बिहार का मौसम अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दे दी है। जब पछुआ हवा से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बिहार में ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। कोहरे का प्रभाव भी बहुत दिखाई देता है, जबकि दिन में हल्की धूप खिलने से लोगों को राहत है। हालांकि धूप का असर भी अभी बेहद कम रहता है। जब शाम ढलने के बाद ठंड शुरू हो जाती है और फिर रात में कनकनी भी महसूस हो जाती है। भागलपुर, पूर्णिया समेत आसपास के जिलों में अगले 3 दिनों तक मौसम में अधिक बदलाव नहीं मिलने वाला है। जब मंगलवार को भागलपुर जिले का मौसम शुष्क रहा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की पूर्वानुमान है। इधर इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90% तथा दोपहर में 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में पछुआ हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कल अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर पूर्णिया में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। यहाँ ठंड घुली हुई हवा के कारण रात के तापमान में गिरावट हो रही है। जब मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 5 दिनों में तापमान में गिरावट आने के अनुमान है। जब 2 दिनों से गर्म दिख रहा था, पर मंगलवार की सूरज के तेवर भी ठंडे दिखे। जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान और फिर गिर सकता है। वहीं पर मौसम विभाग ने पूर्णिया समेत सीमांचल इलाकों में अगले 3 दिनों में मध्य रात्रि से सुबह तक कोहरे के घना होने की भी संभावना जताई है। दोस्तों, बिहार के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। जी हां, ये अभियान बिहार में शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा, चाहे उनका आय वर्ग कुछ भी हो। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि आज से आयुष्मान वय वंदना योजना और फिर व्यापक आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जारी करने का विशेष अभियान पूरे राज्य में 12 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जहां वहीं पर इस योजना को लेकर के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि प्रमुख बीमा कंपनियां बुजुर्ग व्यक्तियों को पहले कवर नहीं करती थी, जब वो भी आज उचित व्यवस्था सेवा के हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान आयुष्मान भारत के तहत अब बुजुर्गों को शामिल करने का जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को शहरी विकास विभाग उन्हें इस योजना में शामिल करने का सुनिश्चित करेगा। अब सवाल है कि आखिर ये आयुष्मान वय वंदना योजना क्या है, ये सवाल हो सकता है आपका। तो आपको बता दूं कि आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 साल या फिर उससे अधिक आयु के, उससे अधिक उम्र के लोगों के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा, यानी कि फ्री में इलाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत के बाद 3 हफ्ता के अंदर 70 साल और उससे अधिक आयु के 10 लाख से भी अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान वय वंदना योजना के वंदना कार्ड के लिए पंजीकरण कराया है।
दोस्तों बिहार के गया में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। यहाँ पर आरजेडी के विधायक अजय यादव उर्फ रंजीत यादव के भाई विवेक यादव को गिरफ्तार किया गया है। अजय यादव उर्फ रंजीत यादव गया की अत्रि विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं और फिर अब उनके भाई को एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के बाद से इलाके में हरकत का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के अनुसार विधायक के भाई विवेक यादव पर हत्या का मामला दर्ज है। उनके ऊपर जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमिरिक यादव की 26 फरवरी 2023 को नीमचक बथानी बाजार में जान लेने का आरोप है। इस मामले में 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया था कि कुंती देवी की इशारों पर लाठी डंडा और फिर लोहे की रोड से मार करके सुमिरिक यादव की जान ले ली गई है। जब उस वक्त अत्रि से कुंती देवी विधायक। वहीं पर इस कांड में कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह सजा की अवधि के दौरान ही उनका निधन हो गया था। जहाँ गया सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काटने के दौरान तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा था। वहां पर इलाज के क्रम में 23 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया था। कुंती देवी के निधन के बाद उनके बेटे अजय यादव उर्फ रंजीत यादव आरजेडी से वर्तमान में विधायक हैं। दोस्तों विभिन्न सेक्टर की कंपनियां बिहार में 200 करोड़ से अधिक रुपए निवेश करेगी। इसके तहत 15 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट इंटेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किया है। मंगलवार को बिहार की आईटी नीति के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन में बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में विकास और फिर निवेश को बढ़ावा देना है। बैठक में वेंडर्स और फिर निवेशक सहित उद्योग के प्रमुख हितधारक ने भाग लिया है। इन नीति के उद्देश्यों, अवसरों और बिहार के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में नवाचार की संभावना के बारे में जानकारी दी गई है। इस बैठक में आईटीईएस और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के सीईओ और फिर वीपो ने भाग लिया है। दोस्तों ट्रेनों में सफर करने के लिए अगर रिजर्वेशन टिकट मिल जाए तो ये आम इंसानों के अपने स्तर पर युद्ध जीतने से कम नहीं है। जब भारत में कई रूट ऐसे हैं जहां के लिए कंफर्म सीट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लोगों को बिना सीट के ही यात्रा करनी पड़ रही है, जहां और फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा किया गया एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक्स पर यूजर ने एक पोस्ट किया अकाउंट पर टॉयलेट और दरवाजे के पास बैठ करके सो रही एक महिला की फोटो शेयर किया है और लिखा है कि धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी, आपकी वजह से आज मेरी पत्नी को ये विश्व स्तरीय ट्रेन सुविधा मिल रही है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। इस पोस्ट को 5 लाख से अधिक लोगों ने देखा है और फिर हजारों लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट किया है। रेल सेवा की तरफ से भी यूजर से कई बार टिकट की जानकारी मांगी गई, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वहीं पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शख्स के समर्थन में जवाब दिया है तो कुछ ने ट्रोल भी किया है। भागलपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है। दरअसल बात यह है कि भागलपुर में हाईटेक बस टर्मिनल बनाया जाएगा जिसमें 50 इलेक्ट्रिक बसें भी चलेगी। जी हां, भागलपुर में जनवरी 2025 से हाईटेक बस टर्मिनल का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए जल्द ही टर्मिनल का नक्शा विभाग को दिया जाएगा और पास होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय पटना के प्रशासक अतुल कुमार शर्मा ने भवन निर्माण विभाग के जीएम और फिर आर्किटेक्ट एवं मुख्यालय की टीम के साथ पथ परिवहन निगम भागलपुर का निरीक्षण किया है। इस दौरान प्रशासक ने कहा कि पीएम ई बस सेवा के तहत बिहार को 400 बसें मिलेगी। ये बसें इलेक्ट्रॉनिक होगी। बस के मेंटेनेंस के लिए डिपो इलेक्ट्रिक चार्जिंग हाउस का निर्माण कार्य होगा। उन्होंने कहा कि सिविल वर्क के लिए 62 करोड़ एवं इलेक्ट्रिक वर्क के लिए 79 करोड़ की राशि मिली है। दोस्तों बिहार के सहरसा जिले के महेशी गांव में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में बार डांसरों को भी बुलाया गया, जिसके साथ महेशी थाने के चौकीदार ने भी स्टेज पर चढ़ करके ठुमके लगाए। चौकीदार ड्यूटी पर तैनात थे तथा वर्दी पहने हुए थे, मगर उन्होंने वर्दी में ही मंच पर चढ़ करके बार डांसरों के साथ डांस किया। सोशल मीडिया पर चौकीदार का डांस करते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। यह वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि चौकीदार ने बार डांसरों के साथ मंच पर जाकर के जमकर के ठुमके लगाए। वायरल वीडियो के बाद वरीय पुलिस अफसरों ने इस मामले का संज्ञान लिया तथा कार्यक्रम आयोजकों का तथा चौकीदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। ये मामला महेशी थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव का है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आयोजकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेला आयोजित करने की अनुमति ली थी। यह कार्यक्रम की निगरानी के लिए चौकीदार विजय पासवान को ड्यूटी पर तैनात किया गया था, मगर इस कार्यक्रम के चलते देर रात बार डांसरों का अश्लील डांस शुरू हो गया तथा चौकीदार ने ना तो इसे रोका बल्कि खुद मंच पर चढ़ करके डांस करना शुरू कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है।
दोस्तों बिहार में डिजिटल अरेस्ट का खौफ बढ़ा है। आपको बता दूं कि बिहार में डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी से जुड़े हुए करीब 300 मामले सामने आए हैं, जिससे करीब 10 करोड़ की ठगी की गई है। यह साइबर अपराध का लेखा जोखा रखने वाले नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए बिहार पुलिस को डिजिटल अरेस्ट की 300 शिकायतें मिली है। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार समय पर सूचना मिलने पर करीब 1.5 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर के सभी जिलों के साइबर थानों एवं अन्य संस्थानों से समन्वय करके जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ईओयू ने डिजिटल अरेस्ट जैसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आम लोगों को सचेत भी किया है। ईओयू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी आधिकारिक संचार के जरिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करती है। इसके अलावा पहचान पत्र, एफआईआर की प्रति, गिरफ्तारी वारंट भी ऑनलाइन साझा नहीं किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे कॉल आते हैं तो फिर घबराएं नहीं। जब पहले सूचनाओं का सत्यापन करें और फिर संदेहास्पद कर लगने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके सूचित करें। दोस्तों बीएसईबी द्वारा अब नई पहल करने जा रही है बिहार बोर्ड द्वारा, जब बोर्ड की तरफ से फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करने जा रही है। ये व्यवस्था लागू करने वाला बिहार पहला बोर्ड होगा। आपको बता दो कि इस बात की जानकारी खुद बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने इसको लेकर के सभी जानकारी दी है। दरअसल बीएसईबी अपने सभी प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से और भी मजबूत करने जा रही है। बोर्ड अब अपनी सभी प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि अगले साल से व्यवस्था को लागू किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर मशीन लर्निंग व्यवस्था लागू होने के बाद गलत तरीके से नाम, जन्मतिथि को बड़ा करके पंजीयन करने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सकेगी। आपको बता दूं कि एआई एमएल की मदद से ऐसा करने वाले विद्यार्थी पकड़ में आ जाएंगे। आनंद किशोर ने कहा है कि विद्यार्थी पंजीयन के समय जो नाम डालते हैं वह सही करने पर बदल जाते हैं और फिर धांधली की जाती है, लेकिन अब ऐसे मामले पकड़ में आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार बोर्ड व्यवस्था को लागू करने वाला पहला परीक्षा बोर्ड होगा। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के अब एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ने वाली है। खबर के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुछ दिनों के लिए रोक के बाद बिजली कंपनी ने अब बकाया राशि जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया है। यदि आप तय समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो फिर आपका बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तकनीकी कारणों से बकाया राशि जमा करने में रुकावट आई थी। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो गई है और फिर बिजली विभाग ने बकायादारों से बकाया राशि जल्द से जल्द जमा करने को कहा है। यदि उपभोक्ता 12 दिनों के भीतर अपना बकाया राशि नहीं जमा करते हैं तो फिर उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। दरअसल बिजली कंपनी का यह आदेश उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनके स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बकाया राशि है। अगर आपने समय पर अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है तो फिर अब आपके बिजली कनेक्शन को काटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। जब पटना जिले के डुमरी हाल्ट पोर्ट ही रेलवे स्टेशन के बीच ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। छपरा में बाईपास से मेडिकल कॉलेज तक 4 लेन रोड बनाया जाएगा। इसके लिए 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जहाँ लखीसराय जिले में NH 80 पर रामपुर से श्रृंगेरी धाम तक हाईवे के मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को मंत्रिमंडल की मुहर लग गई है। नीतीश कैबिनेट ने सशस्त्र सेनाओं एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद कर्मियों के आश्रितों को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की है। आपको बता दो कि बिहार कैबिनेट में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा पटना में नेशनल हाईवे 83 पर नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। 109 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल पटना गया रेल लाइन पर डुमरी और पोठी के बीच बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने छपरा में 2 सड़कें बनाने की मंजूरी दी है। छपरा मेडिकल कॉलेज के पास 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। इसकी लंबाई 1.40 किलोमीटर होगी। दोस्तों मोदी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। आपको बता दूं कि 25 नवंबर से हो रहे संसद शीतकालीन सत्र को लेकर के मोदी सरकार उत्साहित है। सत्र में कई ऐसे ऐतिहासिक बिल पास हो सकते हैं जो कि देश में बड़ा बदलाव लाने वाले होंगे। इसलिए मोदी सरकार भी बड़ी तैयारी में है। जब उसने शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसी में सरकार विपक्षी रणनीति के पत्ते खुलेंगे। सरकार संसद में चर्चा के विभिन्न विषयों का जिक्र करेगी। आपको बता दें कि संसद का ये शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने
शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक की घोषणा की। इस मीटिंग में सरकार सभी दलों को, विशेष करके विपक्षी दलों को अपने आगामी एजेंडे के बारे में बताएंगी। इस दौरान विपक्षी दल भी अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं कि वे किन मुद्दों पर सरकार का विरोध करेंगे। या संसद का ये शीतकालीन सत्र कई मायनों में अहम होगा क्योंकि कई ऐसे बिल पास होंगे जो कि देश की दिशा दशा बदल करके रख देंगे। दोस्तों 48 साल से चल रहे एक केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 48 साल पुराने किराएदार मकान मालिक विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें सबलेंटिंग का मुद्दा प्रमुख था। ये निर्णय के किराएदार कानूनों के पालन की जरूरत को दर्शाता है, जिससे भविष्य में विवादों से बचा जा सके। आपको बता दूं कि किराए पर संपत्ति देना और फिर लेना कानूनी रूप से एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। अक्सर मकान मालिक और फिर किराएदार के बीच विवाद होते हैं जो कि अदालतों तक पहुंच जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक पुराने और फिर पेचीदा विवाद का फैसला सुनाया है, जो कि पिछले 48 सालों से लंबित था। दोस्तों बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से बांटा। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम शिक्षकों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब 1,40,000 संविदा शिक्षक भी सरकारी शिक्षक हो गए हैं, जो कि दूसरे फेज में सक्षमता परीक्षा पास हुए हैं। इन्हें भी जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 65,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों की भी बहाली जल्द विशिष्ट अध्यापक के तौर पर होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आप सब लोग हाथ उठा करके शपथ लें कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा है कि 2005 के पहले क्या हाल था, स्कूलों और फिर शिक्षकों की बहुत कमी थी। जहाँ उसके बाद हम लोगों ने इस दिशा में काम किया। पोशाक योजना, साइकिल योजना सब शुरू हो गया। ये सब याद रखिए हमने क्या क्या काम किया है। जब पटना में शाम कहीं कोई भी जाता था क्या, हम लोगों ने मिल करके सारा काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया है कि कुछ लोगों के कहने पर इधर उधर हो गए थे। जहाँ हम शुरू से जिसके साथ थे अब उन्हीं के साथ रहेंगे, अब इधर उधर नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से अब तक 5वीं बार कहा है कि हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे, हम लोगों का रिश्ता पुराना है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दूं कि पेट दर्द के लिए इलाज के लिए यहां पर सदर अस्पताल में एक डॉक्टर ने 12 साल की लड़की का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया। अपेंडिक्स के बाद डॉक्टरों को एहसास हुआ कि लड़की को अपेंडिक्स है ही नहीं। जब पीड़ित परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। जब उनका आरोप है कि ऑपरेशन के बाद बच्ची 1.5 घंटे तक बेहोश रही। जिस बिस्तर पर उसे सुलाया गया उस पर एक कूड़ादान रखा हुआ था। अधिकारियों को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की, अल्ट्रासाउंड भी कराया गया। डॉक्टरों ने उसे अपेंडिसाइटिस बताया और फिर उसका ऑपरेशन किया। जब बीमारी कम नहीं हुई तो फिर डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार को माफ करना शुरू कर दिया। मामला अब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंच गया है, जहां जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। परिजनों में डॉक्टर की लापरवाही के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर टांके लगाने के बाद बच्ची को देखने तक नहीं आए। दोस्तों बिहार के गया में बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे, जहां पर विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए पीएम मोदी ने निर्देश दिया है। अब राज्य सरकार ने इसके लिए टेंडर भी शुरू कर दिया है। जहाँ डिप्टी सीएम ने कहा है कि पूरा सर्वे करके डीपीआर बना करके भारत सरकार को देंगे। इस इलाके की ये मांग रही है। जिस तरह ये से काशी का विकास हुआ है उसी तरह से भगवान विष्णुपद मंदिर का भी विकास होगा। विनोद तावड़े के पैसा बांटने वाले वायरल वीडियो पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह फालतू की बात है, ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है, ये कोई मामला नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, मिलने का काम सभी पार्टी करती है। वहीं पर शिक्षक नियुक्ति को लेकर के आरजेडी पर निशाना साधा और कहा है कि अब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है। 1 लाख शिक्षक के नियुक्ति पत्र वितरण पर उन्होंने कहा है कि ये खुशी का दिन है। पहले क्वांटिटी था, लोग कहते थे कि क्वालिटी नहीं है। अब एनडीए की सरकार ये कहने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है कि क्योंकि हमारे शिक्षकों ने सभी परीक्षा पास करके लगभग 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया है। दोस्तों केडीबी लाइव में चली खबर का असर देखने को मिला है।
दरअसल बात यह है कि किशनगंज में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं बरती जा रही है। इसको लेकर के ग्रामीण काफी शिकायत कर रहे थे और केडीवी लाइव ने भी इस खबर को चलाया था, लेकिन अब इस खबर का असर हुआ है और इस पर संज्ञान लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि किशनगंज में केडीवी लाइव में चली खबर का असर ये देखने को मिला है, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र के धांधली की खबर को प्रमुखता से चलाई गई, जिसके बाद इस पर संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन हरकत में आई है। दरअसल बीते शनिवार को बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के मोहम्मद नगर पंचायत के खुदागंज के अंतर्गत स्थित बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता को लेकर के ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित शिकायत करके आवेदन दिया था, जहां पर ग्रामीणों ने बताया है कि लोकल बालू, लोकल गिट्टी, घटिया सीमेंट, घटिया किस्म का लोहा आदि गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करके भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के काफी समय से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जिस खबर के प्रकाशन होते ही डीएम विशाल राज के निर्देश पर अधिकारियों ने बुधवार दोपहर को स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां मौके पर मौजूद जनसंपर्क सूचना पदाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री का जायजा लिया, जहां उन्होंने बताया है कि कार्य में कई खामियां पाई है, जिसका डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद मामले पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।